नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी पायलट और सेवक बैच में इतिहास की क्लास चलती है, जैसे कि हम बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को एक बहुत बढ़िया साकार माध्यम से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ते हुए। और ठीक है, 2 दिन तो क्लास ना हुई तो भैया मेरी तबीयत भी ऐसी थी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ेंगे, ठीक है। और एक सेकंड रुक जाएंगे बस, और फिर मैं आपकी कमेंट्स को लेता हुआ। चलो, पंकज गौतम जी हमारे साथ हैं, गरिमा भी हैं, प्रिया हैं। चलो बहुत बढ़िया। सर प्रणाम सर। अच्छा, प्रदीप कुमार गौतम भी। आ, संदीप सहनी, जय हिंद सर जी, जय हिंद सभी की स्वीकार होगी। और मित्रों, 2-3 दिन तो क्लास ना हुई तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मन तो बड़ा करा कि आपके सम्मुख आऊं बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपका प्यार ही इतना है। चलो, टॉपिक यदि मैं बात करूं, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सर जी गुलाम वंश। कौन से वंश की बात थी सर? गुलाम वंश हमारा चल रहा था। और यदि गुलाम वंश में भी मैं बात करूंगा तो गुलाम वंश में एक जो है सुल्तान था जिसका नाम था बलबन। बलबन 1266 से, यदि मैं बात करूं तो 1286 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है। उस बलवन की बात है मेरे प्यारो, मैंने इसके बारे में बता भी दिया। बलवन के वास्तविक नाम, ठीक है ना, वास्तविक नाम तक हमने पढ़ लिया कि बलवन का वास्तविक नाम क्या था। वाहुद्दीन था सर जी। एक इल्तुतमिश ने, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा है 1210 ईस्वी में, तो इल्तुतमिश ने एक 40 तुर्क सरदारों के मतलब कि गठन किया था, जिसे नाम दिया था तुर्कान ए चहलगामी। ठीक है, इसे मैं बोलूं तो एक तरीके से मंत्री परिषद थी। लेकिन जैसे ही बलवन वो बाहुद्दीन गद्दी पर बैठा है तो उसने सबसे पहले जो कार्य किया, तुर्कान ए चहलगामी का विनाश कर दिया। ठीक है, चलो, किसके विनाश की बात होगी सर? तुर्कान ए चहलगामी का विनाश किया। अब इसी के साथ शायद मैंने जो है, ठीक है, अंकुश आर्यन सर मेरा कमेंट्स नहीं लेते हैं, तो देखो मैं सभी के कमेंट्स को ध्यान में मद्देनजर। अब सपोज करो यदि आप बाद में क्लास को देखोगे और कमेंट्स बीच में आएंगे तो आपका मन भी ना लगेगा पढ़ने में, तो इसलिए जो है तो आप बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को करेंगे। आशा करूंगा कि सब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाहुद्दीन हो गए, तुर्कान ए चहलगामी का गठन जो इल्तुतमिश ने किया उसका विनाश भी कर दिया। अब यहां से स्टार्ट था अपने विरोधियों के प्रति एक कठोर नीति थी जिसका नाम था लौह एवं रक्त। नीति का पालन की सुल्तान ने किया था तो उसका नाम था बलबन। सर जी, लौह एवं रक्त का मतलब क्या होता है? तो लौह एवं रक्त का मतलब था खून का बदला खून। तो यहां से हम करेंगे बढ़िया तरीके से। सेवेंद्र जी, केसवाल सर को और की धरती से सादर प्रणाम। तो आपकी सादर प्रणाम स्वीकार है। अब इसी के साथ हम अपने इस सेशन को बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलो, बलवन मैंने हेडिंग ढलवाई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा अपने विरोधियों के प्रति कठोर एक नीति थी लौह एवं रक्त नीति। तो आप लिखेंगे सर अपने, यदि मैं बात करूं सर जी अपने विरोधियों के प्रति, किसके प्रति की बात होगी तो हम बता रहे होंगे सर जी ये क्वेश्चन वो हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अपने विरोधियों के प्रति, ठीक है ना, एक कठोर नीति थी। कौन सी नीति की बात होगी तो मेरे प्यारो हम बता रहे होंगे सर एक कठोर नीति। तो अपने विरोधियों के प्रति एक कठोर नीति, कठोर नीति का नाम क्या था? लौह एवं रक्त। कौन सी नीति की बात होगी तो हम बता रहे होंगे सर जी लौह एवं रक्त। इस तरीके से लिख देना है, अपने विरोधियों के प्रति एक कठोर नीति लौह एवं रक्त। लौह एवं क्या होगा? रक्त की नीति का, लौह एवं रक्त की नीति का, कठोर नीति है लौह एवं रक्त की। यदि मैं बात करूं सर नीति का,
नीति का पालन, ठीक है ना, नीति का पालन किस सुल्तान ने किया था? तो आप बता रहे होंगे सर जी नीति का पालन बलबन ने किया था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब परीक्षा में आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताए होंगे, ठीक है ना, बलबन ने किया। अब क्वेश्चन क्या होगा? कठोर नीति कैसी है सर जी? लौह एवं रक्त। अब मैं यदि मैं बात करूंगा कि लौह एवं रक्त के शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इसके शाब्दिक अर्थ की भी बात हमसे पूछी जाएगी, तो हम बता रहे होंगे भैया लौह एवं रक्त का जो शाब्दिक अर्थ है ना, तो आप बता देना सर जी खून का बदला खून। लौह एवं रक्त के शाब्दिक अर्थ की यदि मैं बात करूं, तो आप बता रहे होंगे सर खून का बदला, किसके बदले की बात होगी? खून का बदला। आप बता रहे होंगे खून का बदला खून, इस तरीके से आपको बताना होगा खून का बदला खून। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं। अपने विरोधियों के प्रति एक कठोर नीति लेकर आया। अब विरोधी आप समझेंगे कौन होगा विरोधी, ठीक है ना, जो अपोजिट पार्टी वाला है, जो हमारे अनहित, ठीक है ना, के बारे में सोचता है, हित के विषय में तो कोई नहीं सोचता, उसे हम विरोधी बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप बता रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से सर, उसका नाम था बलबन। आएगा क्वेश्चन, आता है, आप बताएंगे। बलबन ने मेरे प्यारों अपने दरबार में एक नई प्रथा चलाई है जिसका नाम था सिजदा एवं पाबूस। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सिजदा एवं पाबूस जो प्रथा होगा या प्रथा होगी, उसका जो है संचलन किसने किया है, संचालन किसने किया है? तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना सर जी, रोमेश कुमार कह रहे मेरे फोन में ऐप नहीं चल रहा है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लें और एक बार कंफर्म कर लें कि क्या दिक्कत हुई। सिजदा एवं पाबोस प्रथा को अपने दरबार में किस सुल्तान ने प्रारंभ किया? तो आप बताएंगे सर जी सिजदा एवं पाबोस प्रथा। ये प्रथा बड़ी बेहतरीन है और मैं आशा करूंगा कि आप और बेहतरीन तरीके से बताते चलेंगे। तो क्वेश्चन होगा सिजदा एवं पावोस, ये आपको बताना है कौन से पावोस की बात तो होगी मेरे प्यारों। तो सिजदा एवं पावोस नामक प्रथा को, ठीक है ना, नामक प्रथा को अपने दरबार में तो किसने? बलबन ने। सिजदा एवं पावोस नामक प्रथा को अपने दरबार में मेरे प्यारों, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, अपने दरबार में, इस तरीके से आपको लिखना है, अपने दरबार में किसने प्रारंभ किया है? अपने दरबार में प्रारंभ किया, ठीक है ना। अब किसने किया है सर जी? तो किया तो आप बता रहे होंगे तो बलबन ने। एक सिजदा, अब सर एक तो सिजदा है और एक पाबोस है। अब सिजदा क्या होती है और पाबोस क्या होता है? यदि मैं सिजदा की यहां पर बात करूंगा तो मेरे प्यारों घुटने के बल बैठकर सुल्तान का अभिवादन करना। आपने देखा होगा जैसे कि सुल्तान आ रहा है तो घुटने, ये हमारे घुटने हो गए और घुटने के बल हम बैठेंगे और सुल्तान का इस तरीके से आवाज करना, ये होगा, या अभिवादन करना, ये होगा सिजदा। अब पावोस क्या होता है सर जी? पेट के बल लेटकर, पेट के, अब ऐसे लेट के लंबे जैसे हम परिक्रमा लगाएंगे, तो पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना, ये कहलाती थी पाबोस। तो दोनों की दोनों प्रथा मेरे प्यारों। यदि मैं सिजदा की बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे सर सिजदा, यहां लिख देंगे इस सिजदा का अर्थ क्या है? तो घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। ये आप बता रहे होंगे कि कैसे सर? घुटनों के बल, घुटनों के बल बैठकर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने, ठीक है, किसके सामने की बात होगी? तो हम बताएंगे सर जी सुल्तान के सामने, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने, ठीक है, क्या सर? सिर झुकाना, ये आप बता देंगे, और सिर झुकाकर क्या करना है? अभिवादन करना, सिर झुकाना, ठीक है। और पावोस मैं यही लिख दूंगा, पावोस का अर्थ क्या था? तो पावोस आप बताएंगे सर पेट के बल, पेट जो होता है ना, पेट के बल लेटकर, बल लेटकर, हम बता रहे होंगे सर पेट के बल लेटकर, ये आप बता देना जो पेट है ना,
पेट के बल लेटकर, ठीक है ना, सुल्तान के पैरों को चूमना। किसके? तो आप बताएंगे सर सुल्तान के जो पैर होंगे, सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को चूमना, ये आप बता देना, चूमना इस तरीके से लिख देना, ये था आपका पाबोस। तो दोनों की दोनों प्रथा, सिजदा एवं पाबोस नामक जो प्रथा है, इनको अपने दरबार में किसने प्रारंभ किया था? आप बताएंगे सर जी बलबन ने प्रारंभ किया है। मेरे प्यारों, ऐसा क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर पर, और हम ऐसे क्वेश्चन का एकदम बारीकाई के साथ जवाब भी देते चलेंगे। ठीक है, चलो जी सर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ मैं आगे चलूं आपको लेकर। मित्रों, एक आता है कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक नवरोज उत्सव है। नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की? तो ये भी बलबन ने। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो आप बता देना सर किसकी बात होगी? तो बलबन की बात होगी। तो बलबन ने, ये आपको बताना है, ठीक है ना, बलबन ने, ठीक है ना, किसकी बात है सर? तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित, कैसे रीति रिवाज की बात कह रहे हो सर जी? तो मैं कह रहा हूं फारसी, बलबन ने फारसी रीति रिवाज, कौन सी रिवाज की बात होगी? बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित, रिवाज पर क्या होगा? तो हम बताएंगे बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित, ठीक है ना, आधारित, ये आपको बताना है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव, एक उत्सव है जिसे मैं नौरोज भी बोल दूं या नवरोज भी बोल दूं, इसे नौरोज इस तरीके से भी हम बोल देंगे, नौरोज भी बोल देंगे या नवरोज भी बोल देंगे, ठीक है ना, उत्सव का, ठीक है ना। तो आएगा कि बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक नवरोज या नौरोज उत्सव का, ठीक है ना, कौन से उत्सव की बात होगी सर? नौरोज उत्सव का, ठीक है ना, या नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया, ये आप बता रहे होंगे सर जी प्रारंभ किया। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन किससे है सर जी? बलबन से है, ठीक है ना। चलो, सुल्तान कौन होता है? राजा, हाँ राजा ही होता है सुल्तान, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो आपने बताया। और इसी के साथ मित्रों, ये क्वेश्चन वो हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो आप निश्चित तौर पर इनका जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, चलो, फारसी के प्रसिद्ध विद्वान थे, नाम था अमीर खुसरो। जन कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, फारसी के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो सर जी अब वो तो बलबन के दरबार में रहते थे। ये भी क्वेश्चन आपको बताना होगा यदि बात आएगी। तो फारसी के प्रसिद्ध विद्वान, ये कितना सुंदर क्वेश्चन है, किसके? फारसी के, ठीक है ना, प्रसिद्ध विद्वान, इस तरीके से आपको लिखना होगा, फारसी के प्रसिद्ध विद्वान, और विद्वान का नाम क्या होगा मेरे प्यारो? फारसी के प्रसिद्ध विद्वान नाम होगा अमीर, ठीक है ना, अमीर खुसरो, ठीक है ना। कौन सी खुसरो? अर्जन कितनी बार खुसरो जी से तो क्वेश्चन पूछा गया है, अमीर खुसरो। तो फारसी के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो वे मेरे प्यारो अमीर हसन, इस तरीके से आप बता रहे होंगे। फारसी के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व अमीर हसन, ठीक है ना, बलबन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार की बात होगी सर? बलबन के दरबार में, बलबन के दरबार में रहते थे, ठीक है, बलबन के दरबार में, बलबन के दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तो फारसी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, एक और थे जिनका नाम था अमीर हसन, और ये किसके दरबार की बात होगी? तो सर ये बलबन के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। गढ़मुक्तेश्वर के, हाँ भी लिखवाऊंगा, ठीक है ना। शराब कमेंट नहीं देखते हो? शराब, अरे भैया शराब मत लिखो, ठीक है। विजय यादव कह रहे हैं शराब, आप कमेंट ने शराब नहीं सर क्यों ठीक है, मतलब मेरा जो है, मतलब सर शराब बना दिए। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे मत करो भाई, इतने इतना बढ़िया भी मत लिखो कि मैं जो है मोहित ही हो जाऊं आपकी बातों पर, ठीक है। चलो,
तो ये भी आप बताएंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो अमीर हसन और अमीर खुसरो दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो मित्रों, यदि मैं बात करूं जो बलवन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, कौन सी सल्तनत की भैया? दिल्ली सल्तनत ही तो चल रही है, जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान समझा था। जो शासन के जो सिद्धांत हैं उनको जो राजाओं के जो ईश्वरीय जो सिद्धांत होंगे, इसने कहा है बलवन ने कि राजा का जो पद है वो ईश्वर की देन होती है। और है ही हकीकत बात है भाई, राजा का पद ईश्वर की देन होती है और राजा किसी ईश्वर से कम नहीं होता, और ये वास्तविकता है। यदि मैं देश की बात करूं तो देश का एक ही राजा है ना। अब कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। पहले क्या था? पहले राजतंत्र था, आज गणतंत्रात्मक है। तो यदि बात की जाए तो आज इस जो है 42 करोड़ की आबादी में मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि एक राजा है नरेंद्र मोदी जी, और वो ईश्वर से कम थोड़ी है। ठीक है, जिसे चाहे एक सेकंड में लटकवा देंगे। तो बात ये होती है, और ये बात है, रियली है। तो किसने ये बात? तो मेरे प्यारो बलवन ही इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है ना, जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है, और बोल रहा है कि राजा का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। मतलब कि राजा का जो पद होगा वो ऊपर से ही ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है, और राजा का निरंकुश होना, ठीक है ना, ठीक है कि निरंकुश होना, वो भी क्या बोलेंगे हम, मतलब कि राजा का निरंकुश होना चाहिए। ये भी बात जो है बलवन ने की है। ठीक है, चलो अब बात क्या होगी मित्रों? अभी कह रहे हैं सर जी गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर, गढ़मुक्तेश्वर यदि मैं बात करूं, जो गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है? तो आप बता रहे होंगे बलवन। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों अलग हैं, अमीर खुसरो व अमीर हसन बलवन के दरबार में रहते थे, अलग है। ठीक है, अब लिखेंगे सर जी गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार, या बलवन ने, ऐसे लिख देना है बलवन ने। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा यदि बात आएगी तो बलवन ने, ठीक है ना, बलवन ने गढ़ मुक्तेश्वर, कौन सी मुक्तेश्वर की बात तो होगी मेरे लाडलो? तो हम बता रहे होंगे सर जी बलवन ने गढ़ मुक्तेश्वर, इस तरीके से आपको बताना है। तो बलवन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर, गढ़ मुक्तेश्वर है ना, गढ़ मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है, मस्जिद की दीवारों पर, इस तरीके से आपको बताना होगा, मस्जिद की दीवारों पर, ठीक है ना। तो बलवन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में, यदि मैं बात करूं मेरे प्यारों, कौन सी शिलालेखों की बात होगी सर जी? तो आप बता रहे होंगे अपने शिलालेखों में, इस तरीके से बताना, अपने शिलालेखों में स्वयं को, ठीक है ना, स्वयं को, अपने शिलालेखों में स्वयं को ऐसे कर देना है खलीफा का सहायक। स्वयं को किसके सहायक की बात है? तो स्वयं को मतलब कि खलीफा का सहायक कहा है। बलवन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का, इस तरीके से आपको लिख देना है, खलीफा का सहायक कहा है। किसके सहायक की बात होगी तो मेरे प्यारो, तो आप बताएंगे स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मलिक बख्श को कोड़े से पिटवाया था क्योंकि इसने अपने गुलाम को कोड़े से, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं रोमिल शर्मा जी ने, किसने कोड़े से पिटवाया किसने ना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार नोट करेंगे जल्दी से, इतना में पानी पी लूं। यहां तक आए पॉइंट समझ में? चलो जी आगे चलेंगे सर जी। मित्रों, एक था दीवान ए अर्च, कौन से अर्च की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर दीवान ए अर्च। ये क्या है? ये एक सैन्य विभाग है,
और दीवान ए अर्ज बोलूं तो सैन्य विभाग नामक एक नवीन पद का सृजन किसने किया? एक नवीन, और नवीन माने क्या होता है? नया, और नूतन माने होता है पुराना। तो आप बताएंगे सर जी नवीन पद का सृजन भी किया है, या विभाग में बात करूं और विभाग का नाम होगा दीवान ए अर्ज। मतलब कि ये आप बता रहे होंगे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप बताएंगे सर जी दीवान ए अर्ज। इस तरीके से आप लिखेंगे। कौन से अर्ज की बात होगी मेरे प्यारों? तो हम बताएंगे सर दीवान ए अर्ज। बोले क्या है दीवान ए अर्ज? तो हम बताएंगे सर जी ये तो दीवान ए अर्ज तो एक सैन्य विभाग होगा। कौन से विभाग की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बता रहा हूंगा भैया दीवान ए अर्ज होगा आपका एक सैन्य विभाग। इस तरीके से करना है, दीवान ए अर्ज मतलब सैन्य विभाग। मतलब दीवान ए अर्ज बोलेंगे तो कैसा विभाग होगा? सैन्य विभाग, मतलब सेना का जो विभाग है। नामक, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है, नामक नवीन विभाग का गठन एक, ठीक है, इस तरीके से कर देना है। नामक नवीन, यदि मैं बात करूं सर जी नामक नवीन विभाग का गठन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, नवीन विभाग का गठन किसने किया था? तो आप बता देना सर जी बलबन ने किया था। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर कर रहे होंगे किसने किया था, तो हम बताएंगे सर बलबन ने किया था। ऐसा क्वेश्चन आता है। दीवान ए अर्ज, इन्हें नोट कर लेंगे। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे दीवान ए अर्ज एक नवीन विभाग दे दिया जो सेना से संबंधित है। इस विभाग का गठन किसने किया है? तो आप बताएंगे सर जी इस विभाग का गठन, हाँ, तो बलबन ने किया है। चलो आगे चलते हैं मित्रों। अभी क्वेश्चन पूछा गया अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जिल्हे ए इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? अपनी शक्ति को समेकित बांध दिया, और जब अपनी समेकित मतलब शक्ति को समेकित करने के बाद एक उपाधि धारण की है, उस उपाधि का नाम होगा जिल्ले इलाही। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे अपनी, क्या है सर जी, अपनी शक्ति को समेकित, इस तरीके से लिखना होगा अपनी शक्ति को। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद, अपनी शक्ति को क्या करने की बात होगी सर जी? तो हम बता रहे होंगे समेकित करने के बाद मेरे प्यारों, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद, ठीक है ना, बलवन ने, आप इस तरीके से लिख देना सर जी किसकी बात होगी? तो बलवन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। ये आपको बताना है सर जी, जिल्ले ए इलाही, ऐसे करना है, जिल्ले ए इलाही की उपाधि धारण की। जिल्ले ए इलाही की क्या होगा? तो आप बता रहे होंगे सर जी उपाधि धारण की। ऐसा क्वेश्चन भाई साहब धारण की, ठीक है ना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर इनका जवाब मुझे बता रहे होंगे। क्या सर, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो हम बता रहे होंगे सर जी जिल्ले ए इलाही की उपाधि धारण की है। ठीक है, दीन इलाही नहीं, जिल्ले ए इलाही आप बता रहे होंगे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, चलो सर नोट्स करने का क्या जरूरत है, पीडीएफ तो मिलेगी। अब एक और बात है, पीडीएफ कंटिन्यू दी जा रही है, हैंड रिटन भी और आपकी बोर्ड पीडीएफ भी। ठीक है, और वो यदि मैं एक बात कहूँ, ठीक है, पीडीएफ कंटिन्यू मिल रही हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब लिख रहे हो। और दूसरी एक और बात होगी, जितना यदि आप हाथों से लिखोगे उससे ज्यादा तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है, हाथों से चीजें लिखने से बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं और याद भी होती चलती हैं। तो इसलिए भैया जैसा तुम्हें उचित लगे ऐसा करना, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि हाथ यदि अपने हाथों से कष्ट दोगे तो कष्ट परीक्षा में, ठीक है ना, देखता है इस बार। चलो यहाँ तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा, आगे चलूंगा अगले पॉइंट की तरफ। जिले ए इलाही बलवन, राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना है। राजा को इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बोलेंगे
तो आप बताएंगे सर जी नियामत ए खुदाई माना है। किसने? बलवन ने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा ईश्वर की छाया है, नियामत ए खुदाई बोल दिया। ये क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन होगा और आप बता रहे होंगे राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई माना। ये आप लिखेंगे राजा को, किसकी बात है सर? आप बताएंगे राजा को धरती पर, आपको बता देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। राजा को हम बताएं सर जी धरती पर, किसकी बात कह रहे हो? राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि। कैसा? राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि। ये आप बता देना कैसे निधि की बात होगी सर जी? राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बोले तो नियावत ए खुदाई, कौन सी खुदाई की बात होगी? तो इस तरीके से आप लिख रहे होंगे नियावत ए खुदाई, ठीक है ना? नियावत ए खुदाई माना है। नियावत ए खुदाई क्या है सर जी? नियावत ए खुदाई माना है किसने? तो आप बता देना, वो माना है मेरे प्यारो, ठीक है ना? किसने? बलवन ने। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि कह दिया, ठीक है? बलवन के अनुसार मान मर्यादा में ये मतलब कि पैगंबर के बाद होगा राजा का पद, ऐसी बात की है, ठीक है ना? चलो जी, ये क्वेश्चन आते हैं और आएंगे तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने माना है? तो आप बताएंगे सर जी वो माना है किसने? बलवन ने। ऐसा क्वेश्चन आता है और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। मित्रों, एक बलवन के शासन काल में लखनौती में तुगरिल खां एक था, उसने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह का फिर दमन किसने किया है? बलवन ने। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासन काल में लखनौती में, बंगाल में पड़ता है लखनौती, वो लखनौती जो कभी मेरे प्यारो सेन वंश, ठीक है ना, सेन वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करता था। तो यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, किसके शासन काल में लखनौती जो बंगाल में पड़ता है, बंगाल में, ठीक है ना, तुगरिल खां ने विद्रोह किया, बाद में उसका दमन हुआ, तो बलवन के शासन काल में। इसे भी आप नोट कर देंगे बढ़िया तरीके से, यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बता रहे होंगे, ठीक है? चलो जी, अब इसी के साथ मेरे प्यारो अगला जो पॉइंट होगा, यहां तक ये हो गए। अब इनकी जो है 1286 में हो जाती है मृत्यु। अगला जो सुल्तान आएगा वो होगा मेरे प्यारो केकूबाद, ठीक है? केकूबाद आप बता रहे होंगे जो 1286 से लेकर 1290 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है। केकूबाद मेरे प्यारो एक अयोग्य शासक रहा, ठीक है ना? एक कैसा रहा है? अयोग्य शासक रहा है। और इसके बाद केमूर्स बताया जाता है जो गद्दी पर बैठा है। इसके बाद मेरे प्यारो ये जो आपका दास गुलाम वंश है ये खत्म हो जाता है। और इसमें, ठीक है ना, यदि मैंने ये क्वेश्चन लिखाए हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं, ठीक है? अब इसकी गुलाम वंश की विविध की तरफ हम चलेंगे। कौन सी विविध की बात कह रहे हो सर जी? तो हम बता रहे होंगे गुलाम वंश की विविध, ठीक है? इस तरीके से आपको बताना है किसकी विविध? तो गुलाम वंश की विविध की बात हम बात कर रहे होंगे, ठीक है? चलो, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? पोलो, जिसे चौगान में बोलूं तो वो चौगान पोलो खेल खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो आप बताएंगे तुर्कों ने। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और मैं आशा करूंगा कि आप बताएंगे। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। ये आपको लिखना है, विविध क्वेश्चन मतलब डाल देना है। आएगा क्वेश्चन तो भारत में किसकी बात होगी सर जी? भारत में जो पोलो खेल है, कौन सा खेल होगा मेरे लाडलो? तो हम बता रहे होंगे भारत में पोलो खेल का प्रचलन। इस तरीके से आप, आशा करूंगा कि आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे भारत में पोलो खेल का प्रचलन, ठीक है ना, किसने किया था? ऐसे वन लाइनर फॉर्मेट में हम लिख देंगे तो किसने किया था? तो आप बता रहे होंगे सर जी किसने किया? तुर्कों ने किया था। और तुर्कों को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तुर्कों आप बताएंगे सर जी तुर्कों ने। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा जब परीक्षा में आएगा और आप करके आएंगे कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन। सर पोलो खेल होता क्या है? तो घोड़ा रहता है, घोड़ा पर बैठकर मेरे प्यारो एक वो रहती है छड़ी सी, डंडी जिसे मैं बोलूंगा हॉकी सी,
और गेंद रहती है, घोड़े घोड़े पर बैठकर उस गेंद से खेलते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है भैया घोड़ा की चपेट में, जब तक दम ना निकला तब तक घोड़े ने खचेड़ा, ठीक है ना, तो मर गा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्क। आप बता रहे होंगे, ठीक है। चलो मित्रों, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश के दौरान तोल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जब गुलाम वंश आया और उसमें तोल की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है, तो आप बता रहे होंगे सर रत्ती। और आज हम भी उस रत्ती का प्रयोग कह देते हैं, कह देना रत्ती भर तो दूं ना, ले जाइए मुझसे ले जाएगा ना, रत्ती भर ना दूं। तो रत्ती क्या थी? जो तोल की जो सबसे छोटी इकाई थी, वो किसके समय स्टार्ट हुई? तो गुलाम वंश के दौरान हुई। तो आज भी जो है, ठीक है, बता रहे होंगे, हाँ केमुअर से बता देते हैं। चलो, गुलाम वंश के दौरान तोल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? रत्ती। आप बताएंगे, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। तो आप बता देना सर जी, गुलाम वंश के दौरान, अरे कौन से वंश की बात कह दी? गुलाम वंश या दास वंश के दौरान मेरे प्यारो, गुलाम वंश के दौरान, ठीक है ना, दौरान, ये आप बताना है, गुलाम वंश के दौरान तोल की सबसे छोटी इकाई किसकी भैया? तो हम बता रहे होंगे सर तोल की। ऐसे कर देना, तोल की सबसे छोटी इकाई। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तोल की सबसे छोटी इकाई, तोल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आप बताएंगे तोल की सबसे छोटी इकाई, इकाई तो भैया, इकाई, अरे इकाई तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे सर जी? रत्ती। रत्ती भर ना दूं, कैसे ले जाएगा भैया? रत्ती जिसे हम बोलेंगे। आपने पढ़ा भी होगा रत्ती मेरे प्यारो, आपने पढ़ा भी होगा रत्ती। ना पढ़ा हो तो मुझे बता दो, ना पढ़ा सर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आप खेले हो पोलो खोइल? हाँ, और ठीक है। चलो मूवी कुतुबुद्दीन ऐबक की बनवा दो, मरवा दो मुझे। चलो भैया, तो यहां तक जो है आपकी समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। सल्तनत काल के किस शासक को मिन्हास ने, एक मिन्हास था, उसने हातम ताई टू की संज्ञा दी थी? तो आप बता रहे होंगे सर जी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। सल्तनत काल के किस शासक को, ऐसे लिखना है सर जी, कौन से काल की बात कह दी? तो मैंने तो बोल दिया सल्तनत काल के, सल्तनत काल के किस शासक को, किस शासक को ये लिखना है, सल्तनत काल के किस शासक को, ठीक है, किस शासक को मिन्हास ने, ठीक है, एक मिन्हास था ना, मिन्हास ने, ये आप बताएंगे। मिन्हास ने हातम ताई, कौन सी ताई की बात होगी सर जी? हातम, हातिम ताई, ऐसे बोल देना, हातिम ताई। हातम ताई तो फिल्म भी दिखाई। हातम ताई टू की संज्ञा दी थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक को संज्ञा दी। तो आप बता रहे होंगे सर जी किसको दी है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आप निश्चित तौर पर बता देना कौन सा ऐबक होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये भी आप बता रहे होंगे। सल्तनत काल के किस शासक को मिन्हास ने हातम ताई टू की संज्ञा दी थी? तो आप बता देना भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। चलो, अपने घर का कुछ, हाँ रत्ती भर कुछ ना दूं, रत्ती तो सबसे छोटी इकाई थी। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया एक अतारकिन का दरवाजा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का जो दरवाजा अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, ये अतारकिन का दरवाजा कहाँ अवस्थित है? शायद मैंने लिखाया होगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से लिखवाया होगा। और जब क्वेश्चन आएगा तो हम एकदम धड़ाम देसी बताएंगे। इल्तुतमिश द्वारा, किसके द्वारा की बात होगी सर जी? अब भाई साहब आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है, बनवाया गया या बनवाया, ऐसे लिखेंगे। इल्तुतमिश द्वारा किसकी बात है सर? इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का किला, कैसे किले की बात होगी मेरे प्यारो? हम बता रहे होंगे सर जी अतारकीन का, अतारकिन का किला, किला जो अकबर के, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है
सर जो अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना है, जो अकबर के कौन सी दरवाजे की बात है? सर जो अकबर के बुलंद दरवाजा या दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे, प्रेरणा स्रोत बना, ये आपको बताना है, प्रेरणा स्रोत बना। अब ये बताना है ये अतारकिन का जो दरवाजा है, ठीक है, कहाँ स्थित है। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का किला जो अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ स्थित है? कौन पहले बताएगा? कौन सा वो शेर होगा जो सबसे पहले बताएगा? सर जी ऐसा क्वेश्चन हम ना छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने लिखवाया था अतारकीन का किला। मेरे प्यारो, आप राजस्थान तो बता रहे हैं, लेकिन राजस्थान का नागौर जनपद भी मैंने आपको बताया होगा। राजस्थान का नागौर जनपद भी मैंने आपको बताया होगा, तो आप बता देंगे सर जी नागौर। और नागौर कहाँ पड़ता है? तो आप बता रहे होंगे सर राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन वो थे मित्रों जो 3 4 5 ही क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैंने देखा, प्रीवियस ईयर देखे, और उनमें ये क्वेश्चन मुझे मिले नए, तो मैंने आपके सामने पेश कर दिए। और पेश कर दिए तो भाई सो कर ही दिए, ठीक है ना। तो राजस्थान का नागौर इस तरीके से आप बताएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो, बैच से जुड़े हैं, कैसे कंप्लीट करें? सर हम हाल ही में, अच्छा हाल ही की खबर बता रहे हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, जहां से क्लास चल रही है, उसके बाद जैसे टाइम मिलता चले तो आप पीछे से करते चलेंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये आपने बताया, तो जहां तक है ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे, और आशा करूंगा कि आप इन्हें करेंगे भी, ठीक है। चलो जी, अब आता है मित्रों अगला जो वंश होगा, उस वंश का नाम होगा खिलजी वंश। अगले वंश की तरफ चलेंगे मेरे प्यारों, और उस वंश का नाम होगा खिलजी वंश। कौन सा वंश है? सर खिलजी वंश आ जाता है। और भैया जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, ठीक है ना, 1290 से 1320। तो अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, ये इनकी सन वगैरह लिखवाई थी, तो मेरे मुख से एक जो है चीज निकल गई। क्या निकल गई? कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला तो सैयद वंश निकल गया था। लेकिन जो सबसे, उन्होंने 37 वर्ष तक शासन किया। लेकिन यदि मैं बात करूं तो 1290 से 1320, तो ये तो भाई साहब 30 वर्ष तक ही शासन कर रहे हैं। तो आप कर देंगे सर सबसे कम वर्षों तक शासन किया खिलजियों ने, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, वो निकल गई तो मेरे मुंह से निकलेगी, ठीक है। चलो, अब मित्रों खिलजी आ गए हैं भारत पर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मेरे प्यारों, जिसने, यदि मैं बात करूं, भारत में खिलजी वंश की नींव डाल दी। 3 शासक आए महत्वपूर्णों की, यदि मैं बात करूं तो, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो आपने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी। आपने क्या पढ़ा होगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलो, सर हिंदी की क्लास क्यों नहीं हो रहा है? तो भैया हिंदी की क्लास अभी चलेगी आपकी। सर थोड़ी सी दिक्कत में थे। राहुल तेवतिया सर जो हैं, हमारे जो मैथ के किंग कहे जाते हैं, उनके पिताजी का देहावसान हो गया, आपको पता भी होगा। और नीरज सर और राहुल तेवतिया सर साथ में, दोनों के दोनों मित्र भी हैं, और घर से ही आते हैं दोनों, ठीक है ना। तो सर वहां जी थोड़े से बिजी हैं, 2 4 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो मित्रों, यदि मैं संस्थापक की बात करूं, इस खिलजी वंश का संस्थापक मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं तो बता दूंगा भैया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन सा होगा? तो हम बता रहे होंगे जलालुद्दीन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जलालुद्दीन, ठीक है ना। कौन सा होगा सर जी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस तरीके से आपको बताना है। कौन सी खिलजी की बात कह दी सर? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, नाम सुना होगा आपने। और यदि मैं इनकी बात करूं, इनका समय यदि मुझसे पूछा जाएगा, तो 1290 से लेकर मैं तो 1296 ईस्वी आपको बता रहा हूंगा, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का समय 1290 से लेकर सर जी 1296 ईस्वी तक इनका समय रहा है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
मित्रों 13 जून 1290 ईस्वी की बात होगी। राज्यभिषेक हो गया केकुबाद, जो गुलाम वंश के शासक थे या सुल्तान थे। केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी एक महल था, उसमें इन्होंने अपना राज्यभिषेक करा लिया। बहुत बड़ी खुशी की बात है। यदि राज्यभिषेक की बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी राज्यभिषेक, ठीक है ना, तो आप बताएंगे जून 1290। कहीं कहीं 13 जून लिखा हुआ है, लेकिन डेट ना पूछी जाएगी तो जून 1290 आप यहाँ पर बता रहे होंगे। कै जून की बात है? जून 1290 एडी या ईसवी में आपसे बताऊं तो आप बता देना, ठीक है। चलो जून 1290 में राज्यभिषेक होगा केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी महल में, ठीक है ना, तो आप बताएंगे किसके बाद सर? पूड़ी खाए कि नहीं, जिसको जाना था गया फिर खाने में देरी है, कहा लिख दिया यूं। चलो, तो ये आपको बताना है सर जी केकुबाद द्वारा किसके, तो हम बता रहे होंगे मेरे प्यारों केकुबाद द्वारा, केकुबाद द्वारा निर्मित, ये आपको बताना है किसके द्वारा निर्मित होगा, तो केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी, ये आपको बता रहे होंगे सर केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी, ठीक है ना। किलोखरी महल में किलोखरी का एक महल था, उसमें महल में राज्यरोहण करा दिया। राज्य, ठीक है ना, राज्यरोहण, ये क्या है सर जी? राज्यरोहण, राज्यभिषेक किसने करा दिया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ये क्वेश्चन, और किलोखरी को अपनी राजधानी भी बना लिया। मेरे प्यारों यदि मैं बात करूं सर राजधानी, तो आप बता रहे होंगे किलोखरी को अपनी राजधानी भी बना दिया। किसने? ये दिल्ली में ही पड़ता है। किलोखरी की बात होगी तो आप बताएंगे सर किलोखरी को अपनी राजधानी बना दिया, ठीक है। चलो ऐसे लिख देना किलोखरी। देवगिरी पर आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। जब देवगिरी पर आक्रमण किया है तो देवगिरी से आक्रमण में जो लूटा गया, मतलब वहां से अपार धन दौलत लूटी। जो अपार धन दौलत लूटी तो कड़ा और मानिकपुर, जो आज वर्तमान में प्रयागराज कौशाम्बी में अवस्थित हैं, वहां पर आ गया। भतीजा भी था, दामाद भी था। दामाद को मतलब कि जो लूट कर जो लाया गया धन है, विजयी होकर आया है, उसे शाबाशी देने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी चाहता है। आपने पद्मावत मूवी देखी भी होगी, ठीक है ना। और जो है एक मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था, जो एक किन्नर हिजड़ा बताया जाता है, उसके द्वारा, ठीक है ना, मतलब कि वहां मार दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और गद्दी पर कौन बैठ गए? अलाउद्दीन खिलजी। आपने सुना भी होगा महल के बाद क्या लिखा है? राज्यारोहण लिखा है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे सर जी अलाउद्दीन खिलजी। अब दूसरा जो सुल्तान होगा जिसका नाम होगा मेरे प्यारों अलाउद्दीन खिलजी, ये आप बता रहे होंगे अलाउद्दीन खिलजी, इस तरीके से लिख देंगे। अलाउद्दीन खिलजी की यदि मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर ये तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक बैठा था। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक 20 वर्षों तक शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। 1296 से 1316 तक। हम्म, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। केकू बार होगा, होता है वो केकुवाद ही था, ठीक है ना। चलो अब बात क्या होगा सर जी, ये आपको बताना है। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे प्यारों कौन सी वर्ष की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे 1296 में। माफी चाहूंगा 1294 में, ठीक है ना, वो 2 वर्ष पहले की बात है। देवगिरी पर किसने आक्रमण किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने, और वहां से अपार धन दौलत या संपत्ति को प्राप्त किया, ठीक है। चलो जैसे ही देवगिरी पर विजय प्राप्त की है तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में सुल्तान बनने की लालसा जाग उठी, क्योंकि आज धन दौलत भी है, पैसा भी है, सारी चीजें हैं। मेरे प्यारों 19 जुलाई की बात थी 1296 ईस्वी में, ठीक है ना। 19 जुलाई 1296 ईस्वी में छिपकर
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और गद्दी पर बैठ जाते हैं भैया कौन, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। और यदि मैं बात करूं 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी में कड़ा एवं माकनपुर, या कहीं कहीं मकनपुर लिख रहा है, मैं अपने आप को मतलब स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, तो किसने, तो आप बता रहे होंगे सर जी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और इसका जो राज्याभिषेक है तो आप बता देना भैया, राज्याभिषेक की यदि बात होगी तो बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक करा दिया, बलबन के महल में। ठीक है, किसके महल की बात कह दी सर जी, बलबन के महल में, बलबन के महल में राज्याभिषेक हो जाता है जलालुद्दीन, माफी चाहूंगा अलाउद्दीन खिलजी का। किसके महल की बात होगी तो आप बताएंगे बलबन के महल में। ठीक है, क्या होगा सर, बलबन के महल में राज्याभिषेक हो जाता है। ठीक है, चलो गद्दी पर बैठा है, और गद्दी पर बैठते ही भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने चारों तरफ आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए और कहा कि संसार की जो भी नायाब चीज है वो अलाउद्दीन के लिए बनी हुई है। नायाब आप समझ रहे हो, कोई महल हो, कोई स्त्री हो, कोई क्षेत्र हो, उसके लिए बोल दिया कि दुनिया की कोई भी यदि नायाब चीज है इस पृथ्वी पर तो वो मात्र अलाउद्दीन के लिए है। अब ऐसी लालसा, ठीक है ना, किसके मन में, अलाउद्दीन खिलजी। एक नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उलेमा जो वर्ग हैं, उलेमा, ठीक है, उलेमा मतलब ये मतलब सूफी संत वगैरह का एक वर्ग था, उन्होंने इसका घनघोर विरोध किया था। ठीक है ना, अब क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, यदि मैं यही आपसे बात करूं, ठीक है ना, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, ये क्वेश्चन लिखना है जिसका उलेमा लोगों ने विरोध किया, ऐसे लिखना है। कौन सा सुल्तान मेरे प्यारो, तो मैं यहां लिख दूंगा अलाउद्दीन खिलजी। ये आप लिख रहे होंगे कौन सी खिलजी की बात है मेरे प्यारो, तो हम बताएं सर जी, हाँ बताइएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, जो गद्दी पर बैठा है तो नया धर्म चलाना चाहता था, चलाना चाहता था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नया धर्म चलाना चाहता था। ठीक है ना, जबकि ये आप बता देना है जिसका, ऐसे लिख दो, नया धर्म चलाना चाहता था जिसका उलेमा लोगों ने, कौन सी लोगों की बात होगी मेरे प्यारो, उलेमा, ऐसे लिख देना है जिसका उलेमा लोगों ने, उलेमा लोगों ने क्या है भैया, विरोध किया था। ये भी पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा, विरोध किया था। ठीक है, चलो जी, आए बात समझ में तो आप कर देंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था जिसका उलेमा जो लोग हैं उन्होंने विरोध किया है। आगे बात समझ में, ठीक है मित्रों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, ईसवी को सन भी लिख सकते हैं, हाँ लिखेंगे क्यों ना, ठीक है ना, सन 2021 ऐसे लिख दो। चलो बहुत बढ़िया। अब बात क्या होती है, अब बात आएगी मित्रों दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ईसानी की, चलो जी, और किया था, ये बात आगी समझ में, आ गई सर जी। अब बात आती है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की थी, तो मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि की तो आप लिख रहे होंगे सर जी सिकंदर ईसानी। द्वितीय सिकंदर अपने को बोल रहा है सिकंदर ए सानी, ये आप बताएंगे सिकंदर ए सानी, ये आप बता देना मेरे प्यारो, अपने आप को सेकंड सिकंदर, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है। मतलब कि द्वितीय सिकंदर कहता है प्रथम शासक था, मतलब कि जिसने अपने आप को सिकंदर ईसानी द्वितीय शासक कहा है। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब आ जाए उपाधि सिकंदर ईसानी की, दूसरा पॉइंट, प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी है। स्थायी का मतलब होगा जैसे कि 100 व्यक्ति रखने, ऐसे ना कि सभी भर लिए, अब स्थायी सेना रहेगी। और ऐसा
किसने स्टार्ट किया है? तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। मेरे प्यारों, सेना को नगद वेतन देने में स्थायी सेना रखने की प्रथा भी शुरू कर दी है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, जब आएगा तो बताना होगा। सेना को, ये आप बताएंगे, सेना को नकद वेतन, कौन सा वेतन होगा सर जी? सेना को हम नगद बोल देते हैं, हमारी भाषा में वो नकद होता है। सेना को नकद वेतन देने देने वे क्या होगा सर जी? स्थायी सेना रखने की प्रथा। कैसी सेना की बात होगी? स्थायी सेना। मेरे प्यारों, स्थायी सेना रखने की प्रथा। क्या है स्थायी सेना रखने की प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, कौन सी ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना, खिलजी ने शुरू की। अब सर जी, ये पहले क्या थी? पहले एकता प्रणाली थी। सेना को पैसा ना देकर, ठीक है ना, एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। एकता एक अरबी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मतलब कि भूमि का टुकड़ा। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा है, तो इसने क्या है भैया, पहले तो स्थायी सेना रहेगी, दूसरी बात, और सेना को दिया जाएगा नगद वेतन। तो ऐसी प्रथा की शुरुआत किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी, आप बता रहे होंगे। और सबसे विशाल व स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी की थी। सबसे विशाल और स्थायी सेना यदि मैं बात करूं, तो आप बता देना सर जी, सबसे विशाल स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ये भी पॉइंट आप नीचे नोट करके रख देंगे। एक और लिखेंगे सर जी, एक और क्या होगा? घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। घोड़ा दागने, यू क्या है घोड़ा दागने सर? हम बताएंगे अभी। घोड़ा दागने इस तरीके से लिखेंगे, बढ़िया तरीके से, दागने व सैनिकों का हुलिया। किसके हुलिया की बात होगी मेरे प्यारों? व सैनिकों का हुलिया, ये आपको बताना है। वे सैनिकों का क्या होगा सर जी? हुलिया लिखने की प्रथा। मेरे प्यारों, वे सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, ये आप बता देना। वे सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। किसने? तो आप बताएंगे सर, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से खिलजी की बात होगी सर जी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू शुरू की थी। अब यू क्या है सर जी? देखो भाई, घोड़ा दागने, आपने देखा होगा घोड़ा की पीठ पर जो है एक गोल सा मतलब कि वो बना दिया जाता, चिन्ह होता होगा, दाग लगाना। ठीक, और पता पड़ जाएगी उसकी। सैनिकों का हुलिया, रंग गोरा या काला या सांवला, हाइट इतनी, ठीक है ना, चेस्ट इतनी है, इस तरीके से चिन्ह है। ये सारी चीजें आज भी लिखी जाती हैं पुलिस विभाग में। जब हम जाते हैं, हाइट होगी, अब कह देते हैं भैया कोई चिन्ह बताओ शरीर पर, ऐसी सारी चीजें लिखने की प्रथा जो मेरे प्यारों, वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की है। ठीक है, और यहाँ से कराऊंगा कल बढ़िया तरीके से, तो आप इन्हें करना। और आशा करूंगा कि ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे। कुतुब मीनार की प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया, यह बहुत छोटा बन गया। पर यह, हाँ, आएंगे सब सब आएंगे। रोमिल शर्मा बहुत सुंदरता के साथ जवाब देते चल रहे हैं। सर जी घर में लाइट नहीं है, ठीक है ना, मोबाइल ले जा रही है, मम्मी मोबाइल ले जा रही है। मम्मी से कह दो भैया तुम्हारा क्या काम है मोबाइल से, वो पढ़ना है। चलो, तो इसी के साथ भैया मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहना है। तो इसी के साथ मुलाकात होगी कल 9 बजे और नए सेशन के साथ बेहतरीन तरीके से। तो सभी को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।